हेलो गाइस, सीडीपी बाई निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और सीटेड सुपर सीरीज में आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आ चुके हैं बच्चे, जिसका नाम है संज्ञान एवं संवेग यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशंस। अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। 3 से 4 मार्क्स तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। और सी टेट और आपका अदर टेट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। इस टॉपिक को हम अच्छे से कंसेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ इसके कंसेप्ट को देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे बच्चे। और अपनी क्लास को अब हम शुरू करते हैं, उससे पहले मोटिवेशनल थॉट के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है बच्चे, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। इसी जोश और उमंग के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। और जय हिंद जय भारत के साथ अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चे अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। टॉपिक हमारा जो हैगा वो है आज का कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन एंड इमोशन यानी कि संज्ञान एवं संवेग। बच्चे पहले हम समझते हैं यानी कि कॉग्निशन को। इसमें पहली टर्म आई थी हमारी कॉग्निशन है। तो बच्चे कॉग्निशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि संज्ञान के बारे में। जो आपका संज्ञान हैगा बच्चे, वो आपके माइंड से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है बच्चे? आपके माइंड से संबंधित होता है। ठीक है, आपकी रीजनिंग, जो भी आपकी थिंकिंग है, ठीक है, आपकी थिंकिंग होगी, आपके इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर होती है? आपके कॉग्निशन में होती है बच्चे, ठीक है। आपकी मेंटल स्किल हो गई, अभी हम कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल स्किल हो गई। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चे, रेड ले लेते हैं। और आपकी मेंटल स्किल होगी, कॉग्निशन की बात चल रही है बच्चे अभी। मेंटल स्किल होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप अपने नोट्स बनाते हुए चलना बच्चे। और रीजनिंग होगी, आपकी मेमोरी हो गई, ठीक है, आपकी मेमोरी हो गई, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है सारे? यानी कि ये कॉग्निशन से है, ठीक है। कॉग्निशन से क्या क्या रिलेटेड है, मैं एक बारी फिर से पॉइंट आउट कर लेता हूँ, एक बारी पॉइंटों में लिख देता हूँ बच्चे, आप नोट डाउन करते हुए चलना। जैसे आपकी मेंटल स्किल हो गई, ठीक है, मेंटल स्किल होगी, आपकी थिंकिंग हो गई, ठीक है, आपकी थिंकिंग हो गई। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, समस्या समाधान। और आपकी इंटेलिजेंस हो गई। और आपकी मेमोरी भी आपकी किससे रिलेटेड है बच्चे? वो आपके संज्ञान यानी कि कॉग्निशन से, ठीक है। तो अब हमारा ये कॉग्निशन टर्म पूरी हो गई। अब हम बात करते हैं बच्चे इमोशंस की। अगर हम इमोशंस को पढ़ें, यानी कि हिंदी में इसका नाम होता है संवेग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संवेग बोलते हैं बच्चे, संवेग। इमोशन जो वर्ड हैगा बच्चे, इमोशन, ये इमोवियर से लिख रहा है। किससे लिख रहा है? इमोवियर, ठीक है, इमोवियर से लिख रहा है, जिसका मीनिंग होता है बच्चे, अगर हम मीनिंग की बात करते हुए चलें तो इसका मीनिंग होता है टू मूव, यानी कि गति करना। टू मूव, गति करना, ठीक है। इमोशन वर्ड जो हैगा वो इमोवियर से लिख रहा है,
जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है बच्चे गति करना, टू मूव करना, ठीक है। और जो आपका इमोशन हैगा बच्चे, जो आपका इमोशन है वो अडेप्टेशन को प्रभावित करता है, ठीक है, आपके अनुकूलन को प्रभावित करता है। और जो इमोशंस की बात करते हैं बच्चे, आपने जेवी वॉटसन का नाम सुना होगा। जेवी वॉटसन फादर है बच्चे किसके, बिहेवियरिज्म के। जेवी वॉटसन, वॉटसन की हम बात करें, ये बिहेवियरिज्म के फादर माने जाते हैं। इन्होंने बताया है कि बच्चे में जन्मजात 3 संवेग होते हैं बच्चे में जन्म से ही। वो 3 संवेग यानी कि इमोशंस की हम बात करें, वे 3 इमोशंस किस तरह से होते हैं, तो हम एक ट्रिक के साथ इसको देखेंगे। तो फॉल से आप याद कर सकते हो, ठीक है, फॉल से आप याद कर सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यानी कि कलर इसका। तो फर्स्ट है आपका फियर, फर्स्ट है आपका एफ फॉर फियर, ठीक है। एफ से क्या बना, फियर। ए से बनेगा बच्चे एंगर, एंगर, क्रोध। और एल से बनेगा लव यानी कि प्रेम, ठीक है। तो ये थे हमारे इमोशन। फियर मीन्स डर या भय, फियर मीन्स डर या भय बोल सकते हो आप, डर या भय बोल सकते हो। फियर था हमारा पहला, तो पहला फियर था। सेकंड हमारा एंगर था, क्रोध। और जो हमारा लास्ट था वो था लव यानी कि प्रेम। तो ये थे हमारे बच्चे इमोशन, यानी कि जो हमें जन्मजात देखने को मिलते हैं, ठीक है। जेवी वॉटसन कहते हैं कि बच्चे में जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चों में ये जन्मजात प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, ठीक है। इमोशंस 3 देखे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, फियर, एंगर और लव, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे, जेवी वॉटसन ने जो और यानी कि एक जेवी वॉटसन से हटकर एक और थे जिसको हम जेजोंग नाम देते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट थे फेमस। वो कहते हैं जेजोंग, जेजोंग कहते हैं जो आपका इमोशन है, इमोशन क्या है जेजोंग के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है बच्चे। वो कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मानी जाती है क्या, संवेग। जेजोंग ऐसा मानते हैं बच्चे, ठीक है। जेजोंग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जेजोंग कहते हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग जो इमोशन हैगा वो इंटरडिपेंडेंट एक क्रिया है, ठीक है। और अगर हम जेजोंग से हटकर बोलें तो इमोशंस बच्चे इंटरवुमेन होता है, ठीक है। एक तरह से इंटर रिलेटेड माना जाता है बच्चे, ठीक है। अगर हम जेजोंग की बात करें तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटर डिपेंडेंट, ठीक है। और अगर हम जेजोंग को नहीं मानते तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरवुमेन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस यही पूछा जा रहा है। अभी हमने इमोशंस बताए थे बच्चे मैंने, तो हमारा ये एक क्वेश्चन इसी पर बेस है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है, आपको ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। ऑप्शन नंबर ए कहता है फियर है, बी कहता है अटेंशन है, सी कहता है स्टिमुलस है, या डी है मेमोरी। तो इसका राइट आंसर बच्चे फियर होएगा, क्योंकि अभी हमने देखा जो फियर और एंगर और लव ये आपके जन्मजात इमोशन होते हैं, ठीक है, बच्चे में जन्म से ही देखने को मिलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। और जो आपके बी हैगे सी और डी ये आपके कॉग्निशन से रिलेटेड है। अभी हमने कॉग्निशन की बात की थी, तो ये जो अटेंशन है, स्टिमुलस है और मेमोरी है, ये कहाँ पर देखने को मिलती है,
ये कॉग्निशन में देखने को मिलते हैं बच्चे। ये तीनों पार्ट किसके हैं? अटेंशन, स्टिमुलस और मेमोरी। तो ये किसके पार्ट है बच्चे? वो कॉग्निशन के हैं। और जो आपका ऑप्शन नंबर ए है फियर, ये इमोशन का पार्ट है। ठीक है, इमोशन कितने टाइप में देखे थे अभी हमने जेवी वॉटसन के अकॉर्डिंग बात करें तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ बच्चे। तो हमने देखा था, फॉल से याद किया था हमने, एफ मीन फियर, ए मीन्स एंगर और एल फॉर लव। ठीक है, तो ये थे हमारे इमोशन। अगर हम एक बात और देखें बच्चे, मैकडूगल, आपने मैकडूगल का नाम सुना ही होगा। मैकडूगल की हम बात करें, मैकडूगल मैकडूगल तो वो कहते हैं कि ह्यूमन में यानी कि मानव में 14 इंस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि प्रवृत्तियाँ होती है। ठीक है, एचटेट में ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि भाई मैकडूगल के अकॉर्डिंग इंस्टिंक्ट कितनी पाई जाती है, तो 14 पाई जाती है। और हर एक इंस्टिंक्ट के लिए बच्चे एक इमोशन होता है। ठीक है, यानी कि इमोशन माने जाते हैं हर एक 14 इंस्टिंक्ट के लिए। ठीक है, मैकडूगल के अकॉर्डिंग 14 इंस्टिंक्ट दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हम सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर, यानी कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, बी कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ, या सी है इंटरवुमेन विद, या डी नॉट रिलेटेड टू। तो ऑप्शन नंबर बच्चे, अभी मैंने ये दोनों आपको पॉइंट समझा कर आया हूँ। अभी पीछे अभी हम देखें तो अभी मैंने इसका कंसेप्ट आपको बताया। एक जिजोंग नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, वो कहते थे कि भाई वो इमोशन जो हैगे वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जिजोंग नाम दे रखा नहीं है बच्चे हमें। तो मैंने ये भी बताया था, इमोशन अगर हम जिजोंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंडिपेंडेंट उसका आंसर होएगा। और अगर हम जिजोंग नाम वहाँ पर नहीं दे रखा होगा तो इमोशन एंड कॉग्निशन डैश ईच अदर। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था सन्निहित होते हैं आपस में, दोनों इमोशन और कॉग्निशन इंटरवुमेन माने जाते हैं, एक दूसरे को बरोबर प्रभावित करते हैं और इंटरवुमेन माने जाते हैं बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझते और चलना, और पेपर में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चंस हर बारी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। आपको ये बताना है बच्चे, संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बी कहता है यूनिडायरेक्शनल इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, सी है यूनिडायरेक्शनल कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस, या डी है बाई डायरेक्शनल और डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। तो बच्चे अभी हमने बात की थी इंडिपेंडेंट होगा तो उसका जेजोंग के अकॉर्डिंग माना जाएगा, यूनिडायरेक्शनल है नहीं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जो कॉग्निशन और इमोशन एक द्विदृश्य दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक संबंध माना जाता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल और डायनेमिक इंटरप्ले विथ बिटवीन बोथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट की बात कौन करते हैं, जिजोंग करते हैं, वो आंसर इसका होएगा नहीं। और एक दूसरे यानी कि एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। अभी हमने बात की थी कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है बी ऑप्शन में, और सी में भी ऐसे ही बोला गया। तो हमारा डी
तीनों से बेटर आंसर बनेगा बच्चे यहाँ पर, ए से, बी से और सी से। बेटर आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रंस इज देयर। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है, आपको ये बतानी है। यानी कि संवेगात्मक रूप से एक अभिप्रेरित बच्चा है, इमोशनली मोटिवेट है, तो उसकी एक मेन करेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, उसमें क्या देखने को आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ओवर रिएक्टिव नेचर मिलेगा, बी है इंट्रोवर्ट नेचर मिलेगा, सी है बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, या डी मेलेंक्लो डेमिस्नियोर मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस उनका विषादग्रस्त व्यवहार। ठीक है, सी कह रहा है अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका, या बी है उनका अंतर्मुखी स्वभाव, या ए है उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बेस्ट आंसर है बच्चे। अगर हम अदर ऑप्शन से इसका कंपैरिजन करते हैं तो बैलेंस वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, यानी कि अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, और इस रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन स्टीरियोटाइप के थ्रू बनाया गया है, यानी कि अभी हमने इससे पहले इस टॉपिक से पहले जेंडर टॉपिक किया था, और जेंडर में हमने समझा था स्टीरियोटाइपिंग के बारे में भी। स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता क्या होती है, तो वो टॉपिक जिस बच्चे ने अच्छे से देखा होगा बच्चे, वो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ जाएगा और समझ कर अच्छे से आंसर करेगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इस रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को आपने कम करना, तो एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए, क्या इसमें टर्म का यानी कि मेथड का यूज़ करना चाहिए, कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है इग्नोरिंग सच कंसर्न्स करोगे आप, नहीं ऐसा नहीं करोगे, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा नहीं करना आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो हट ही जाएगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, आप कंपटीशन मत कराओ बच्चे को बीच में। ठीक है, बच्चे के बीच में आप कंपटीशन मत कराओ, इससे कॉन्फ्लिक्ट की भावना डेवलप करती है बच्चे। सी है सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव अकेडमिक एंड जॉइन सम अदर डोमेन, यानी कि विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देंगे, ऐसा भी आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। बात तो सही की गई है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि आप विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ और उनके एग्जाम्पल को वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इससे कंपैरिजन करें तो बेटर आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है बच्चे। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, ये डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द फॉलोइंग स्किल आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है बच्चे, मैंने बोला था आपको बार बार, मैं हर बारी आपके लिए क्वेश्चंस लेके भी आता हूँ एक्सेप्ट वाले, ताकि आप इनमें कोई गलती ना करें। और जैसे कि मैंने बताया था एक्सेप्ट होगा, नॉट होगा, लीस्ट होगा, वहाँ पर आपने क्वेश्चंस को केयरफुल होके क्वेश्चंस को रीड करना है,
2 बारी क्वेश्चंस को रीड करना है ताकि गलती होने के चांस वहाँ पर कम हो बच्चे, ठीक है। और अब आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस इनमें से कौन सा नहीं है डैश के अलावा, ठीक है। तो अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो बच्चे अपने इमोशंस के प्रति यानी कि कितना कंट्रोल है, ठीक है, कितने आप अवेयर है, कितने आप यानी कि मैनेज कर पाते हो उसको, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस एक बुक है कि बच्चे, जो बुक है वो है डेनियल गोलमेल की, आपने नाम भी सुना होगा। डेनियल गोलमेल की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, बी है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, सी है क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, या डी है एमिकेबल रिलेशंस विद क्लास फेलोज। या अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो बात तो सही लग रही है, ठीक है, ये होता है। बी में भी होता है क्या, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस करते हो आप, भावनाओं का प्रबंध, ठीक है। पर लेकिन आपने सी देखा, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो इमोशंस का, यानी कि भावनाओं की आलोचना, ऐसा हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में नहीं पढ़ा। कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमारे से एक्सेप्ट पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, आपके सीटेट पेपर 2 का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, यानी कि आपको एक हाईलाइट प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, हाईलाइट करके, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वह महसूस करते हैं कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित होकर, डीमोटिवेट होकर महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपको ये देखकर बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, ये बोल रहा है। बी है कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड। सी कह रहा है हेरिडिटी इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेबल, ओके। डी और हेरिडिटी इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड। देखिए बच्चे, अगर हम डी देखें तो यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की कोई बात नहीं की गई है, ऑप्शन नंबर सी भी हट जाएगा, हेरिडिटी इन्वायरमेंट की कोई बात ही नहीं है। बी कहता है कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड, ऐसा हमने देखा कि भाई संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है। बच्चे मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे क्लास शुरू जब हुई थी, जब मैंने बताया था आपको, जो आपका कॉग्निशन है और इमोशन है वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, इंटरवोमेन है, ठीक है, सन्निहित माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी हट गया हमारा, बचा क्या ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहता है कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, यस, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि देखा जाए तो बच्चे एक ही माने जाते हैं कॉग्निशन इमोशन, बट लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें फ़र्क डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि कॉग्निशन आपके और इमोशंस भी दोनों ही आपके माइंड से ही देखे जाते हैं, पर इमोशंस कुछ फीलिंग जो आपकी है वो कुछ आपके अंदर से लिए जाते हैं, कुछ डिसीजन हो गए आपके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाता है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, ठीक है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा बच्चे, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के लग रहे हो, आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, आपके टेट में, आपके टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्प कर रहे हो, तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो भी आपके दोस्त हैंगे उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लर्निंग पर।
अच्छा बच्चे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, आप लर्निंग से क्या समझते हो, ठीक है, सीखना क्या है, आप मुझे ये बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें जो आंसर वो सॉरी क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहे हैं, सीखना है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। बी आपका संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सी है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। या डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो अगर हम ऑप्शन इंग्लिश में देखें तो इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इज इमोशंस, ऐसा हम नहीं कह सकते। हैज़ अ वेरी लिटल कनेक्शन विद इमोशंस, ये भी नहीं कह सकते कि भाई थोड़ा बहुत ही रिलेशन है, इस कनेक्शन है इससे इमोशन से लर्निंग का। इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर्स इमोशंस, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, ये भी नहीं कह सकते। अगर हम ऑप्शन नंबर डी कहें कि इज़ इन्फ्लुएंस बाय अ लर्नर्स इमोशंस, बेटर आंसर बनेगा बच्चे, क्योंकि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। जो आपकी लर्निंग है, जो आपके कॉग्निशन और जो आपका इमोशन है, तीनों प्रक्रिया चलती है बच्चे, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होकर चलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है बच्चे, क्योंकि इज़ इन्फ्लुएंस बाय अ लर्नर्स एंड इमोशंस, हम लर्निंग के ऊपर भी बात कर चुके हैं। आपने देखा होगा जो लर्निंग हैगी, लर्निंग के ऊपर कौन बात करता है, भाषा के ऊपर वाइगोस्की भी बोलते हैं, ठीक है, वाइगोस्की भी बोल रहे हैं, और चॉम्स्की ने भी भाषा के वो सॉरी लैंग्वेज के ऊपर बात की है, ठीक है, और उसके ऊपर भी बात की हुई है। तो वाइगोस्की और जो आपका ये जीन पियाजे है, ये लर्निंग के ऊपर बात करते हैं बच्चे थोड़ी, ठीक है। तो इज इन्फ्लुएंस बाय लर्नर्स एंड इमोशन, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेटेड फॉर इमोशंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक संवेगात्मक विकास के लिए एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो ए कहता है डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट, बी कहता है नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स एज इट इज़ द टास्क ऑफ द पेरेंट्स, सी कहता है कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट, या डी है अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो बच्चे हम ऑप्शन नंबर ए बोले देखें तो ऑप्शन नंबर बेटर लग रहा है, यानी कि बी से भी और सी से भी और डी से भी। देखिए अगर हम डी से शुरू करें तो कक्षा कक्षा अधिकारवाद प्रवेश, आप कंट्रोल कर रहे क्लास पर, बच्चे को आपने डेमोक्रेट वातावरण देना है, ठीक है, बच्चों को फ्रीडम दो, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक प्रवेश दो बच्चे को, ठीक है, ताकि वो एक्टिव होकर बच्चा सीख सके। आपको अथॉरिटेरियन क्लासरूम इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करवानी है बच्चे को, कंट्रोल नहीं करना है बच्चे पर, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर, आप अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं वहाँ पर हो रहा है, टीचर का नहीं हो रहा, तो बच्चे कैसे सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बेटर आंसर बन रहा है बच्चे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना उत्साही है, उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। जैसे कि ये जो हैगी देविका बोल रहे, जिसको देविका है क्या इसका नाम, ओके ओके ओके। तो इसमें आपके हिंदी में जो दे रखा है टाइपिंग एरर होगा, तो आप ऊपर को देख के इसमें आंसर इंग्लिश का पढ़कर आप आंसर दे सकते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, ठीक है। जो आपका रामनिका हैगी, यानी कि इसका एक एग्ज़ाम हैगा, तो ये कह रहे कि आज मैं एग्ज़ाम देकर यानी कि फ्रीडम हो जाऊंगी, यानी कि
आप जो आज मेरी जो टेंशन है कि वो सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज के बाद तो भाई एंजॉय करूँगी, क्योंकि पेपर जो हैगा वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा आज। और पेपर का जो डर हैगा, भय हैगा, है ना, फियर जो हैगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन जो आपके रजत हैगे वो क्या कह रहे हैं कि उत्तेजना अतुत्साहित है, दोनों के भावनात्मक अनुभव का अंतर बताना आपको इसमें। रजत ऐसा नहीं मानते, ठीक है। अराउजल इज अ डिस्करेजिंग देयर इमोशन एक्सपीरियंस आर मोस्ट लाइकली टू डिफर विद रिस्पेक्ट टू। तो आपको ये ऑप्शन चुनना है कि ए ऑप्शन नंबर ए कहता है कि द ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कि समय अंतराल चल रहा है। बी है द एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशंस कह सकते हैं इसको, या सी है द लेवल ऑफ अडेप्टेशन बोल सकते हैं, या डी कह सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ थॉट। अगर बच्चे हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसको नाम नहीं दे सकते, ठीक है। अगर समय अंतराल की बात इसमें की नहीं जा रही है, एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशंस भी हम इसमें नहीं बोल सकते हैं, भावनाओं की प्रकाशता। और जो आपका डी कह रहा है कि सी कह रहा है कि द लेवल ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है, बेस्ट आंसर है। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ थॉट, यानी कि विचारों का घनत्व थोड़ी कहेंगे हम इसको, क्योंकि उनके जो एक इमोशंस भार, यानी कि जो इमोशंस देखे जा रहे हैं उनको उनके, तो हम उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसे बोल सकते हैं कि जो वो लेवल ऑफ अडेप्टेशन है, यानी कि अनुकूलन का स्तर वहाँ पर बोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर बनेगा बच्चे। और हम अडेप्टेशन की हम भी अभी बात करते आए हैं कि जो अडेप्टेशन होता है वो इमोशंस पर इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि प्रभावित करता है, ठीक है। संवेग को अनुकूलन प्रभावित करता है अपने वातावरण में। इमोशंस क्या करेंगे, प्रभावित तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉग्निशन एंड इमोशंस और लर्निंग आपस में क्या है बच्चे, इंटरवोमेन मान सकते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, दो किस कोई ना कोई आपस में प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ अप्लाई क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि आने वाली सीटेट के एग्ज़ाम में और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो आप इसको अच्छे से कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। आपको बताना है कि एक मिनट, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरीली कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। बी कहता है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। या सी है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। या डी जहां शिक्षक एक अधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम आंसर देखें तो बच्चे बेटर आंसर सी लग रहा है। और एक बारी क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए चलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। तो फोकस, एक स्ट्रेस और ओनली, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं इस ऑप्शन को। फिर बी कह रहा है कि वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट्स टू प्ले अ पैसिव रोल, बच्चे को एक्टिव रखना चाहिए, एक्टिव रखना, बच्चे को एक्टिव रोल प्ले करवाना है, बच्चे को आप पैसिव करवा रहे हैं। नेगेटिव ऑप्शन है बच्चे, बी तो हट ही गया। सी क्या कह रहा, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मीट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यू, बिल्कुल आप उनके, ऑप्शन नंबर सी इसका बेटर आंसर है। डी भी पढ़ते बच्चे, वेयर द टीचर इज ऑथोरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन, कि भाई आप ऑथोरिटेटिव, तो ऑथोरिटेटिव यानी कि आप उन पर कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं, आप उनको प्रजातांत्रिक इन्वायरमेंट दे रहे हो, तो बेटर आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बेटर आंसर है।
ठीक है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सी इसका बेस्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग? ऑप्शन नंबर के ए कहता है लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। बी कह रहा है कि लर्निंग इज फंडामेंटली और मेंटल एक्टिविटी। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ये भी हमने नहीं देखा अभी तक। सी है एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां ये संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। डी कह रहा है लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, बिल्कुल इमोशनली पॉजिटिव होगा और सेटिस्फाइंग कर रहा है लर्नर्स पर, यानी कि और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। तो बेटर आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है यहाँ पर। ना तो आप लर्निंग अफेक्टेड करवा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए कट गया। बी आप मेंटल एक्टिविटी फोकस फंडामेंटली करवा रहे हो, बी भी कट गया। सी एरर वहाँ पे देखा जाता है जो लर्निंग को सुधारता है बच्चे, एरर मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पर लर्निंग के बारे में ठीक है, बट लेकिन ये आपको जो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि सीखने के बारे में सही है, तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं। देखिए बच्चों द्वारा की गई त्रुटियाँ ये संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो त्रुटियाँ तो ये बताती है कि वहाँ पर बच्चे ने क्या गलतियाँ की है और लर्निंग पर बेस्ट इफेक्ट डालती है, ठीक है। पर लेकिन आप तो नोट कह रहे हो वहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चा सीखता है, ये तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। डी बेटर आंसर है अगर अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। ए कट गया, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर बन जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशन लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अस टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावना की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो हमने नहीं देखा। बी कह रहा है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। या डी कह रहा है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, इमोशन और कॉग्निशन और लर्निंग बच्चे आपस में तीनों के तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से इंटरट्वीन माने जाते हैं, यानी कि आपस में सन्निहित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इमोशन डू नॉट प्ले, तो ये तो ऑप्शन कट ही गया। लर्निंग समथिंग न्यू डिपेंडेंट, ये बात हमने की नहीं। इमोशन नीड टू बी पनिश्ड, ये भी ऑप्शन कट गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका बेटर आंसर बनेगा बच्चे, क्योंकि अदर ऑप्शन के कंपैरिजन की हम बात करें तो ऑप्शन डी इन तीनों से बेस्ट आंसर है। इमोशन एंड आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वीन विद मोटिवेशन एंड लर्निंग, ठीक है। बेटर आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड लास्ट है बच्चे आज के लिए। तो कोई भी नाराज हो सकता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक आपके केवीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आए हो बच्चे। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, ये संबंधित है।
अगर बच्चे ये लाइन किसने बोली तो हम इसके बारे में डिस्कस करें, तो एक बारी थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो जो ये लाइन बोली है, तो ये बोली है अरस्तु ने, यानी कि एरिस्टोटल ने, ठीक है। अरस्तु ने बोली है। एरिस्टोटल कहते हैं कि कोई भी नाराज हो सकता है, कोई भी नाराज हो सकता है, ये इजी है, ठीक है। परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर और सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही राइट पर्पस के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल मानते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इमोशनल डेवलपमेंट है ये, बी कह रहा है सोशल डेवलपमेंट है, सी कह रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या डी कह रहा है फिजिकल डेवलपमेंट है। बच्चे देखो, अगर हम क्वेश्चंस की हेडलाइन को देखें और हाईलाइट करें क्वेश्चंस को, तो बच्चे एक कंक्लूजन ये निकल कर आता है। देखिए, ना तो ये फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कोई इसमें कोई एक ऐसा वर्ड देखा कि आपने कि ये फिजिकल से रिलेटेड हो, ना ये कॉग्निटिव से रिलेटेड लग रहा है, ना ये सोशल से है। तो ये एक इमोशंस की बात की गई है कि कोई भी नाराज हो सकता है, कोई भी अपसेट हो सकता है, ठीक है। इमोशन डेवलपमेंट की बात की गई है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बच्चे, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को पेपर में दोबारा से मिल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं बच्चे। तो ये 15 क्वेश्चन है, ये एरर हो गया, तो 13 की जगह आप 15 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 15 है, 15 कर सकते हो आप यहाँ पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भावना और अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। भावना और अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में आपको ये कुछ टर्म दे रखी है, जैसे आपकी इमोशन होगी, आपकी लर्निंग होगी और आपकी मोटिवेट के ऊपर एक कंक्लूजन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको एक क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपसे ऑप्शन पूछा है। तो इमोशन डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अस टू लर्न, या बी कह रहा है लर्निंग समथिंग न्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी और आर एट दैट। आई थिंक ये क्वेश्चंस कर लिया दिखे हमने, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होएगा, यानी कि रिपीट हुआ है बच्चे ये क्वेश्चंस आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होएगा, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बच्चे टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से ना ये स्क्रॉल ऊपर नहीं हो रहा था, तो आपकी दूसरी स्लाइड शो हो रही थी। तो ये 13 के बाद आपका 14 आ गया था, तो लास्ट क्वेश्चन आपका 15 है। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रख रहे हैं हम, ठीक है। और फिर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ ये इतना क्वेश्चंस बचे यहाँ जितने बन सकते थे, यानी कि आपके एग्ज़ाम में ये देखने को मिल सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और आप इसके कंसेप्ट को लेकर बस आपके जो इमोशंस के ऊपर किसने क्या बात की है ये याद रखना। और जो आपके मैंने ये आपको ये जॉन वॉटसन के बताए थे 3 इमोशंस, ये भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना। तो आज के लिए लास्ट 15 क्वेश्चंस लास्ट है बच्चा। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरट्विन एंड अफेक्टेड ऑफ ईच अदर। बात तो अच्छी लग रही है और ऐसा भी हम पढ़ते आ रहे हैं। बी कह रहा है, एक बार बी भी डिस्कस करते हैं, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बच्चे इंडिपेंडेंट हम जब मानते जब ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमें एक व्यक्ति का नाम दिख जाता जिसका नाम जिजोंग ऐसा मानते हैं कि इंडिपेंडेंट इमोशंस को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। सी कह रहा कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट कॉग्निशन। ऐसा हमने नहीं देखा,
कि भाई एक को तो करेगा पर दूसरे को नहीं करेगा, ऐसा हमने अभी नहीं देखा। तो डी कह रहा है इमोशन अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट इमोशन, ये भी नहीं देखा। तो ऑप्शन नंबर बी भी, सॉरी डी भी हट गया, सी भी हट गया, बी हमारा जब होता जब यहाँ पर स्टेटमेंट में जिजोंग का नाम आ जाता तो बी भी हट गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन रहा है बच्चे, कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरट्वीन एंड अफेक्टेड ऑफ ईच अदर बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बेटर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो हमारा जो ये संज्ञान एवं संवेग टॉपिक था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो बच्चे, आप इसको लाइक कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और बेल आइकन को भी दबा सकते हो बच्चे, ताकि किसी जो भी वीडियो डले आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है बच्चे, आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसी उमंग और जोश के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।